प्यारे बच्चों, तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए आज हम क्लास 10th के मैथ के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। आज हम पेपर और पेन के माध्यम से मैथ के जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी सवालों को हम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको हम सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको शुरू से लेकर अंत तक दिल थाम के बैठना है ना, और सभी सवालों को आप लोगों को सॉल्व करना है। सभी सवाल आपके इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसके सबसे पहले नंबर सवाल से। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल दिया गया है, बताएं कि 6/15 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति है। ठीक है, तो शांत अशांत कैसे पता लगाएंगे? डिवाइड करके। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है? 6/15। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 6 को 15 से। देखिए यहाँ पे क्या है, 6 अब छोटा है तो हम लगा देंगे यहाँ पे 0 पॉइंट, हो गया 60 हो गया। 15 को कितना पढ़ेंगे? 60 आएगा, तो 15 चौके 60। अब भाई कट गया, जब ये कट गया बच्चों तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। इसका आंसर शांत। ठीक है, और यहाँ पे अगर नहीं कटता, बार बार कोई संख्या आते जाता तो वो अशांत हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 0.44444, 0.43435, इस तरीके से बार बार रिपीट होते रहता तो वो आपका अशांत हो जाता। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? शांत हो गया, चुप हो गया, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। दूसरा नंबर जो सवाल देख सकते हैं बच्चों, क्या दिया हुआ है? नीचे आकृति में y बराबर px का ग्राफ दिया है, px की शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। देखिए आप ग्राफ देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो सोया हुआ रेखा बच्चों, जो क्षैतिज रेखा है वो आपका x अक्ष है। ठीक है, और जो खड़ा हुआ रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा, उसको हम लोग y अक्ष कहते हैं। आपको जब भी px के शून्यक पूछेगा तो देखना है कि x वाले लाइन में कितना बार कटा है। तो बताओ, इस फिगर में एक बार भी लाइन कटा है? x में नहीं कटा है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। सिंपल है। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, px इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से अगर मान लो कि यहाँ पे एक बार भी कटता तो आंसर क्या होता? px इज इक्वल टू 1 हो जाता। ठीक है, अगर 2 बार कटता तो px का मान कितना हो जाता? 2 हो जाता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर सवाल पे। तीसरे नंबर सवाल देख सकते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है कि जांच करें। ठीक है, जांच करें कि निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण है या नहीं है, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर किसी के चर के पावर में अगर अधिकतम घात 2 रहेगा तो वो द्विघात होगा, और नहीं तो अगर 3 रहा, 2 रहा, 3 रहा, 4 रहा या एको नहीं रहा तो आपका द्विघात नहीं होगा। तो अधिकतम पावर 2 होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर जो सवाल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x - 3 2x + 1, ठीक है, बराबर में x और x + 5। यही ना सवाल? बिल्कुल यही सवाल है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये दोनों को हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। गुना करने का तरीका क्या है कि एक एक बार करके करना है। जैसे x को दोनों से गुना कर देंगे, जब हो जाएगा तो फिर -3 को दोनों से गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए x से गुना करते हैं। x को 2x से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? x 2x, तो कितना हो जाएगा? 2x², कितना हो जाएगा? 2x²। ठीक है, फिर x को 1 से गुना करेंगे तो 1x। ठीक है, फिर -3 को दोनों से गुना कर देंगे, तो -3 को करेंगे तो 3 दूनी 6x। ठीक है, -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3, बराबर में x को x से गुना करेंगे तो x², और प्लस में x को 5 से गुना करेंगे तो 5x। क्लियर है? अब यहाँ देखो यहाँ पे बराबर का इधर भी x² वाला है और इधर भी x² वाला है, मतलब कि जात जात मिल रहा है, तो ये मिला देंगे एक जगह। और देखो यहाँ पे भी आप एक देख सकते हैं कि x वाला और ये वाला मिल रहा है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 2x², ये वाला x² इधर प्लस में है, इधर आके हो जाएगा माइनस में। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, 6x में से 1x घटा देंगे तो कितना बचेगा? -5x। और यहाँ पे देखो एक चीज़ इसमें भी ध्यान देना है वाली बात है कि x वाला पार्ट जो है, ये जात और ये जात दोनों मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाला उठा के हम इधर ले आ जाएंगे तो -5x हो जाएगा, चूँकि प्लस में है। ठीक है, फिर यहाँ पे -3 बराबर में 0। ठीक है, 2x² में x² घटा देंगे तो 1x² बचेगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 5x और 5x 10x, लेकिन साइन किसका रहेगा बाबू? माइनस करेगा। फिर -3 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे जो चर है बच्चों, उसका अधिकतम पावर 2 है या नहीं है? सर बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, यहाँ नीचे आप लिख सकते हैं, हाँ यह द्विघात समीकरण है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में, 4 नंबर पे। 4 नंबर आप देख सकते हैं बच्चों, क्या लिखा हुआ है? मान निकालें।
ठीक है, तो मान कैसे निकलेगा वो समझिएगा आप लोग। ठीक है, आपका दिया हुआ है साइन 20। ठीक है, चलिए यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। साइन 20 क्वेश्चन नंबर 4, साइन 20। ठीक है, और नीचे दिया हुआ है कोस 70, कोस 70। किसी एक को आपको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, चलिए ऊपर वाला ही करते हैं हम। साइन 20 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 70, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 20 को हम लोग लिख सकते हैं ना जी, 90 माइनस 70 लिख सकते हैं। नीचे लिखेंगे हम कोस 70, कितना लिखेंगे, कोस 70। अब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, पता है क्या फॉर्मूला होता है, कोस थीटा। तो कितना लिखेंगे, कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 70। ठीक है, नीचे भी कितना है, कोस 70। ठीक है, नीचे कितना है, कोस 70। अब कोस 70 से कोस 70 काट देंगे तो कितना बचेगा बाबू, तो 1 बचेगा। ठीक है ना, कोस 70 से कोस 70 काटेंगे 1 बचेगा। ये आपका इसका आंसर हो गया 4 नंबर का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 5 नंबर बच्चों, कि 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद ए और डी निकालना है। ठीक है, चलिए देखो इसको भी कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। ठीक है, प्रथम पद मतलब कि बच्चों ए। ठीक है, प्रथम पद मतलब ए निकालना है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे प्रथम पद, जिसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो प्रथम पद क्या है, ये पहल का पद कौन है, 3/2। ये दूसर का पद है, तीसर का पद है, तो पहल का पद लिखो जी, तो कितना हो जाएगा, 3/2, सिंपल। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या बोला जी, सार्व अंतर, क्या निकालने बोला, सार्व अंतर, जिसको हम लोग डी कहते हैं। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है कि दूसर का पद में से पहल का पद को क्या कर दो, घटा दो। ठीक है, चलिए दूसर का पद क्या है यहाँ पे, 1/2, तो लिख देंगे 1/2 माइनस 3/2। चलिए घटाओ इसको फटाफट। तो 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 को कितना पढ़ेंगे, 2 आएगा, एक बार एक को 2 से गुना करेंगे 2, और इधर आ जाओ। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2 को कितना पढ़ेंगे, 2 आएगा एक बार, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 को एक बार और 1 को 3 से गुना करेंगे 3। ठीक है, तो 1 में से 3 को घटा दे, कितना बचेगा, -2/2। ठीक है, तो आपका आंसर इतना भी हो सकता है, और इसको काटना चाहो तो -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1, 2 1 2। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लो। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो दिया हुआ है बच्चों आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 6, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल लिखें। ठीक है, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल लिखें। चलिए यहां लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान है। देखो लॉलीपॉप सवाल है, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, सिंपल है। तो आर त्रिज्या वाला बोले, त्रिज्या क्या दिया हुआ जी, त्रिज्या जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका आर दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2 πr², πr²। तो आर के त्रिज्या के जम के क्या लिखना है, बड़ा आर, तो बड़ा आर लिख दो, ये आंसर। ठीक है, चलिए नोट कर सकते हैं आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में 7 नंबर पे। ठीक है, 7 नंबर जो आपका दिया हुआ है बच्चों, कि आकृति में यदि DE, ठीक है, आकृति में यदि DE और BC समांतर है। ठीक है, आकृति में DE और BC, देखिए आप आकृति देख सकते हैं, ABC त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें आप DE ये वाला भुजा और BC क्या है, समांतर है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, और सबका मान दिया हुआ है, AD का मान दिया हुआ है, BD का नाम दिया हुआ है, AE का नाम दिया हुआ है, इसी को आपको क्या करना है, निकालना है। तो सिंपल है बच्चों, जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखेंगे हम। क्या दिया हुआ है, DE जो है ये समांतर BC का है। ठीक है, ये जो रेखा है ना इससे समांतर है। जब E वाला और E वाला रेखा समांतर होता है ना, तो E अनुपातिक में हो जाता है त्रिभुज। क्या हो जाता है, अनुपातिक में, AD/DB, AE/EC। कहाँ से, परमेय 6.1 से होता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, है ना, AD/DB। ठीक है, और AE/EC, AD/DB और AE/EC। ठीक है, तो AD का मान कितना दिया भाई, तो AD का मान दिया 1.5, तो लिख देंगे 1.5, और DB का मान कितना दिया हुआ है, तो DB का मान 3 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 3, और बराबर में AE का मान कितना दिया हुआ है, AE का मान 1 दिया हुआ है, तो लिख देंगे 1, और EC का मान नहीं दिया हुआ, EC का मान क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से कर देंगे हम क्रॉस मल्टीपल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे, 0 हो जाएगा ना, 15 1 15 और 15 दूनी 30। ठीक है, तो हमारे पास EC को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, EC। ठीक है, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब EC का मान कितना हो गया बाबू, 2 हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। 8 नंबर में क्या लिखा हुआ 8 नंबर में कि रिक्त स्थान को भरे। ठीक है, रिक्त स्थान को भरे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है बच्चों? तो याद रखिएगा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा मात्र एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। क्या हो जाएगा? 8 का 1। क्वेश्चन नंबर 8 का 1। सिंपल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। अगला जो सवाल दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों कि एक पासा को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो 4 से बड़ी संख्या पाने की प्रायिकता ज्ञात करें। बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे पासे में अंकित संख्या। पासे में अंकित संख्या। तो पासा जो होता है लुड्डू गोटी, उसमें कितना कितना नंबर होता है जी? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 5 और 1 6 होता है। ठीक है, सब लिख दिए। अब पासे में कुल संख्या कितना होता है? पासे में कुल संख्या। तो पासे में कुल संख्या कितना होता है? तो पासे में कुल संख्या होता है 6 ठो। कितना होता है? 6 ठो। अब बोल रहा है 4 से बड़ी संख्या पाने की प्रायिकता निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता ऑफ 4 से बड़ी संख्या। 4 से बड़ी संख्या। ठीक है, तो 4 से बड़ी संख्या देखो तो केठो है 1 2। केठो है 1 2 2 ठो है जी, तो यहाँ लिखेंगे 2। और टोटल संख्या कितना है? 6। ठीक है, तो 1 दूनी 2 2 तिया 6, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/3। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 1/3। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। निम्न चित्र किस प्रकार का तोरण है? तो आप चित्र को देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, और चित्र में देखिए इस तरीके से लाइन गया है। ठीक है, ये कोना से उठ करके और यहाँ तक गया है, तो ये कम प्रकार का तोरण है। किस प्रकार का है? कम प्रकार का तोरण बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको बच्चों हम लोग क्या बोल सकते हैं? निम्न प्रकार का तोरण। ठीक है, तो से कम प्रकार का तोरण इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे आंसर इसका? इसका आंसर लिखेंगे से कम प्रकार का तोरण। 10वां में से कम प्रकार का तोरण। बस इतना आंसर लिखोगे हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 11 नंबर बहुत ही अच्छा सवाल है। 11 नंबर देखिए कैसे बनेगा वो। क्या लिखा हुआ है? 6 संख्याओं 6 और 20 का भाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 6 और यहाँ लिख देंगे 20। ठीक है, सिंपल सा। 6 को तोड़ेंगे कैसे टूटेंगे? भाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 2 तिया 6, सिंपल है। 20 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 5 20 हो गया, सिंपल है। अब आपको क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो यहाँ लिखेंगे हम एचसीएफ, लिखेंगे यहाँ पे एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या होता है बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो मिल गया उसको हम लिख देंगे। तो दोनों में क्या मिल रहा है? 2, तो 2 लिख दिए। और कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है कि जो मिल गया, ठीक है, जो मिल गया उसको एक बार लिखेंगे। तो जो मिल गया उसको एक बार लिख दिए, और जो नहीं मिला, नहीं मिला क्या क्या नहीं मिला? 3 नहीं मिला, 2 नहीं मिला और 5 नहीं मिला। जो मिल गया उसको एक के बार लिखेंगे। कितना बार? एक ही बार लिखेंगे, है ना। आप सबको गुना कर दो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, तो इसका 60। ठीक है, मतलब कि एचसीएफ निकल गया 2 और एलसीएम कितना निकल गया? 60 निकल गया। सिंपल सा। बताओ। चल बाबू आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल में हम लोग। अगला जो सवाल दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्याकों का योग तथा शून्याकों का गुणनफल क्रमशः कितना दिया हुआ है? 1/4 और -1 दिया हुआ है। चलिए बहुत ही आसान है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12 है ना। शून्याकों का क्या योग ना, योग, जिसको हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया हुआ भाई? तो 1/4 लिख दिए। फिर लिखेंगे शून्याकों का गुणनफल। शून्याकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। कितना दिया हुआ है? -1 लिख दिए। अब इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? द्विघात बहुपद का। इसका फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x² के जगह में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ? 1/4 लिख देंगे। 1/4 और यहाँ पे x
और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, तो -1 लिख देंगे, सिंपल सा। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो x² माइनस 1 कितना हो जाएगा, x/4 और माइनस प्लस -1, नीचे सबके नीचे क्या कर देंगे 1 दे देंगे। ठीक है, 1 दे देंगे। अब सबका एलसीएम लेंगे, 4 1 का तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1 को कितना पढ़ेंगे 4 आएगा 4 बार, और 4 को x² से गुना करेंगे तो 4x² माइनस 4 को 1 बार और 1 को x से x। ठीक है, माइनस 1 को 4 बार, 4 को 1 से तो 4 बराबर 0। ये 4 जो है इधर डिवाइड में है, इधर जाके किस में हो जाएगा बाबू, तो मल्टीपल में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, इधर जाके मल्टीपल में। तो यहाँ सिर्फ का सिर्फ क्या बचेगा, 4x² माइनस x और -4। ठीक है, और ये देखो 0 और 4 से इधर क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, मतलब कि लास्ट में 0 ही बचेगा। ठीक है, तो इतना ही आप लिख दोगे, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। 12 नंबर क्लियर हो गया, 13 नंबर पे आ जाओ। ठीक है, 13 नंबर, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आपको क्या करना है, डरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम आपको सॉल्व करवा दे रहे हैं। 13 नंबर जो सवाल है बच्चों आप लोगों का, कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं, ठीक है, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के मध्य बिंदु क्रमशः DE और F, और त्रिभुज DEF और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको भी, बहुत ही आसान है। देखिए मैं एक चित्र यहाँ पे बना दिया हूँ। ठीक है, आप चित्र को देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC जो है भुजाओं AB, BC और CA, AB, BC और CA दोनों का क्रमशः बिंदु जो है मध्य बिंदु, आप AB का मध्य बिंदु D, ठीक है, AB का मध्य बिंदु D और BC का मध्य बिंदु E, तो BC का मध्य बिंदु E और CA का मध्य बिंदु F लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या बोलना है कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या करना है, अनुपात को ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, देखिए कैसे बनाना है वो समझिए। सबसे पहले हम लोग को जो दिया है ना, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, इसको भी हटा दे रहे हैं, यहाँ पे हम रख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, दिया है क्या दिया हुआ भाई, तो दिया हुआ है इसमें कि त्रिभुज ABC के भुजाओं AB, BC, ठीक है, AB, BC और CA, ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखते हैं, और CA के मध्य बिंदु ओहो पेन ही खुल गया चलो, मध्य बिंदु D, E तथा F है। ठीक है, सिंपल है, जो दिया हुआ वही लिख दिए हम कि त्रिभुज ABC भुजाओं के AB, BC और CA के मध्य बिंदु DEF है। ये चीज़ हम कर लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा बात को, इस बात को बच्चों। ठीक है, कि DF जो है, ये जो भुजा है बच्चों, ठीक है, ये जो भुजा है, और BC जो भुजा है, BC भुजा का DF जो होगा ना वो आधा होगा। कैसे होगा, चूंकि ये मध्य बिंदु है, क्या है ये, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो BC का आधा क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए DF बराबर 1/2 BC। ठीक है, सिंपल है, मतलब कि जो DF जो भुजा है, ये वाला जो भुजा है, ठीक है, ये BC का क्या है, आधा है। जब ये आधा है बच्चों, ठीक है, ये जो आधा है, तो हम देखिए यहाँ पे BC जो है ना, इधर मल्टीपल में इधर आके लाएंगे तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि DF जो है, ठीक है, DF जो है, ये BC जो है इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और बराबर में 1/2 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि DF जो है, ये BC जो है इधर आके डिवाइड में हो गया है ना, BC जो है इधर आके किस में हो गया, डिवाइड में हो जाएगा। चलिए अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट में अगर हम लोग देखें बच्चों, जिस तरीके से इसको हम लोग आधा किए, तो उसी तरीके से हम लोग जो है DE है ना, DE किसका आधा होगा, AC का आधा होगा। DE जो है ये किसका आधा होगा, AC का। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, जो DE है वो आधा हो जाएगा AC का ना। AC लिखो या CA लिखो, ठीक है, बात बरोबर है। ओहो ये तो खुल जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं सर, अभी हम बताते हैं। हाँ AC हो गया, तो इसी तरीके से हम CA को जब हम इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे
DECA बराबर 1/2। इसको भी हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जब यहाँ तक हम काम किए तो एक और काम नहीं कर सकते हैं कि जब DE ही लिए तो EF भी तो ले सकते हैं ना। EF किसका आधा, AB का आधा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम EF जो हो जाएगा ये आधा हो जाएगा, किसका आधा हो जाएगा जी, EF जो हो जाएगा AB का, तो लिख देंगे यहाँ पे AB, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे AB जो है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे EF बटा AB बराबर में 1/2। इसको हम मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है। यहाँ पे आप चित्र को यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से, है ना, 3 से। तो अब देखिए यहाँ पे तीनों समीकरण से अगर हम ले बच्चों, ठीक है, कि ये राइट साइड जब सब बराबर है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं। जब राइट साइड सब बराबर है तो लेफ्ट साइड भी सब बराबर होगा कि नहीं होगा। देखो राइट साइड सब 1/2 1/2 1/2, तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा। चलिए लेफ्ट साइड भी बराबर कर दो। यहाँ पे लिखेंगे DF बटा BC बराबर DE बटा CA, और इधर हो जाएगा EF बटा AB, ठीक है। ये क्या हो गया, तीनों बराबर हो गया, कितना के बराबर, 1/2 के बराबर हो गया, ठीक है। मतलब सब बराबर है 1/2 का, क्लियर है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कि जब सब जो है संगत जितना भी भुजा है इसका, ठीक है, इसका जितना संगत भुजा है, ठीक है, दोनों भुजाओं के, दोनों त्रिभुजों के अनुपात वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, वर्ग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब वर्ग के बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज जो DEF है, छोटा वाला त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज ABC, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा भाई, तो साइड से बराबर हो, चूंकि देखो सब भुजा है, सब भुजा, ठीक है। जो DEF भुजा त्रिभुज है, ये वाला जो अंदर वाला त्रिभुज है वो ABC और दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो कैसे समरूप होगा, तो साइड समरूपता से, ठीक है। ये क्या कर दिए हम, समरूप कर दिए। जब समरूप हो गया बच्चों, जब समरूप हो गया तो दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, मतलब कि छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो भुजाओं के वर्गों के योग के वर्गों के बराबर होगा, ठीक है। भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा, भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर। तो यहाँ पे हम सीधा लिख सकते हैं ऐसा कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक है, बटा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। इसमें से कोई भी एक भुजा को उठा लो, तो एक भुजा यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं बच्चों। तो जैसे कि हम ले सकते हैं यहाँ पे DF, मान लो कि इसी भुजा को ले लो, ठीक है, इसी भुजा को ले लो। तो यहाँ पे लिख लेंगे DF बटा BC, ठीक है। इसके क्या हो जाता है, वर्ग के बराबर होता है। ये प्रमेय है, याद रखना होगा आपको कि जब भी बच्चों कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका प्रमेय है, आपको याद रखना होगा इस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब हम सिंपल से हम यहाँ पे कर सकते हैं इस चीज़ को कि DF का मान कितना दिया हुआ जी, DF बटा BC का मान 1/2, तो 1/2 लिख देंगे और इसका क्या है, वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, यहाँ स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 1:4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1:4, ठीक है। यही चीज़ आपका क्वेश्चन में पूछ रहा था, ठीक है, क्लियर है। आप यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका अनुपात, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है ये कितना है, 1:4, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर हो गया, यही था ना सवाल। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या दिया हुआ है कि मान निकालें। बहुत ही अच्छा सवाल है, मान कैसे निकलेगा वो समझिए। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, लिखा हुआ है sin 60
कोस 30, ठीक है, प्लस साइन 30 और कोस 60। देख बाबू कैसे बनता हो, देख साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2, ठीक है। और उसी तरीके से कोस 30 का मान भी √3/2 ही होता है, ठीक है। कोस 30 का मान भी √3/2 ही होता है, ठीक है। अब देखिए प्लस दे देंगे, साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2, और कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2, ठीक है। √3 को √3 से गुना करेंगे तो ओनली 3 और 2 दूनी 4, प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, तो सॉल्व कीजिए इसको, 4 का एलसीएम 4 और 3 और प्लस 1 बराबर 4/4 इज इक्वल टू 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल में। अगला जो सवाल है बच्चों, क्या देवा, सिद्ध करे कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, ठीक है। देखिए इसका भी मैं फिगर बना दिया था, कहाँ चला गया जी फिगर मेरा, कहाँ चला गया पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, फिर से हम फिगर को बनाते हैं। भूला आ गया जी, हम फिगर पहले बना रखे थे, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। सिद्ध करें कि किसी वृत्त का परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, ठीक है। तो चलिए कोई वृत्त है एक मान लो, चलिए यहाँ पे हम वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। और वृत्त के परिगत मतलब कि साइड में, ठीक है, वृत्त के परिगत है ना, तो इसका परिगत हम इस तरीके से एक ठीक है समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छे से बना लेना इसको, ठीक है, इसी तरीके से बनेगा। चलिए अब यहाँ हम सबका क्या कर देंगे, नामकरण कर देंगे, ठीक है। सबका यहाँ पे हम नाम लिख देंगे, तो नाम क्या क्या देंगे, ABCD है ना, इसका नाम दे देते हैं हम A, ठीक है, A, इसका नाम हम दे देते हैं B, इसका नाम C और इसका नाम D दे देते हैं, ठीक है। चित्र अच्छा नहीं बन रहा, रुको तो हम फ्रेश में बनाते थोड़ा सा। चलिए नाम दे दिए हम लोग यहाँ पे ABCD, ठीक है। और जहाँ स्पर्श कर रहा है बच्चों उसका भी नाम दे देते हैं PQ और यहाँ पे R और यहाँ पे S, ठीक है। सबका नाम हम दे दिए। अब जो जो दिया है हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना, ठीक है, माना समांतर चतुर्भुज ABCD है ना, समांतर चतुर्भुज ABCD है। तो समांतर चतुर्भुज ABCD है तो आपको पता है, ठीक है। और जब समांतर चतुर्भुज ABCD होता है बच्चों, ठीक है, तो AB जो है, ठीक है, AB जो है CD के बराबर होगा कि नहीं होगा। जब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है, तो AB का CD के बराबर होगा, तो यहाँ लिख देंगे AB बराबर CD, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि AD जो है, ठीक है, AD जो है ये BC के बराबर होगा, ठीक है, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो यहाँ लिखेंगे हम AD बराबर BC, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अच्छा जो सिद्ध करना है ना वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज जो है समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज समांतर जो चतुर्भुज है वो समचतुर्भुज का मतलब क्या हुआ कि इसकी चारों भुजा जो है वो बराबर है, ठीक है। समचतुर्भुज का भुज सभी भुजा क्या होती है, चारों साइड बराबर होती है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो AB जो है वो BC के बराबर होगा, ठीक है। AB जो है BC और उसका बराबर होगा CD के बराबर होगा और AD बराबर होगा, मतलब कि सभी जो चारों साइड जो भुजाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए अब बनाते हैं हम लोग, ठीक है। एक लाइन हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक ही बाह्य बिंदु, ठीक है, एक ही बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है ना, खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है या समान होती है, ठीक है। चलिए समान होती है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब कि हम जानते हैं कि
एक बाह्य बिंदु से, ठीक है, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर जितनी भी खींची गई स्पर्श रेखा होती है वो क्या होती है, समान होती है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ए जो है एक बाह्य बिंदु है और यहाँ से यहाँ आपका एक स्पर्श रेखा हो गया, यहाँ से यहाँ एक स्पर्श रेखा और ये आपका एक स्पर्श रेखा, तो दोनों क्या होगी, बराबर होगी। इसी तरीके से मान लो कि ये एक बाह्य बिंदु है तो ये एक स्पर्श रेखा और ये एक स्पर्श रेखा क्या होगा, बराबर होगा। मान लो कि ये एक बाह्य बिंदु है, सी बाह्य बिंदु है, तो पी सी और सी एस बराबर होगा। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अब इसको आगे हम बनाते हैं। देखिए बच्चों कि ए आर जो है, ठीक है, वो ए क्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा। जो हम इस लाइन को लिखे उसका मतलब यही ना हुआ, ए आर जो है ए क्यू के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे ए आर जो है वो ए क्यू के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसको हम लोग मान लो कि समीकरण 3, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग ले लेंगे कि बी आर ये वाला जो होगा बी एस के बराबर होगा, ठीक है। तो लिखेंगे बी आर वो बी एस के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इस समीकरण 4, ठीक है। इसी तरीके से हम एक और ले लेंगे कि सी पी जो है सी एस के बराबर होगा। देखो सी पी जो है ये वाला ये सी एस के बराबर होगा कि नहीं होगा, हाँ। तो लिखेंगे सी पी सी एस के बराबर होगा, ये समीकरण 5 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी ले लो आप, डी पी जो है ये डी पी जो है ये डी क्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा, हाँ। डी पी जो है वो डी क्यू के बराबर होगा, ठीक है। मतलब कि हम सभी को लिख दिए, कोई तकलीफ, अच्छा 4 नहीं 6 होगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, सभी समीकरण को जोड़ देना है, जोड़ दो भाई, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे हम समीकरण 1 2 अच्छा 1 नहीं 3 है ना, 3 4 5 तथा 6 को जोड़ने पर, 6 को जोड़ने पर तो क्या करो ना कि लेफ्ट वाले को जोड़ दो और राइट वाले को जोड़ दो। तो लेफ्ट को जोड़ो सब फटाफट। तो ए आर प्लस बी आर प्लस सी पी प्लस डी पी, सिंपल है, इधर कर दिए। इसी तरीके से राइट वाला जोड़ दो, तो ए क्यू प्लस बी एस प्लस सी एस प्लस डी क्यू, सबको क्या कर दिया, जोड़ दिए। अब देखो ए आर और बी आर को हम जोड़ते हैं, ठीक है। ए आर और बी आर, ए आर और बी आर ये दोनों को जोड़ देंगे हम, ए आर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ए बी प्लस सी पी और डी पी, सी पी कहाँ गया जी, सी पी और डी पी दोनों जोड़ देंगे तो डी सी हो जाएगा, ठीक है, या सी डी हो जाएगा, तो सी डी लिख दो, ठीक है, बराबर। इधर देखो ए क्यू, अच्छा इसको एक अरेंज कर लो थोड़ा सा, ठीक है। ए क्यू जो हो जाएगा वो किसके साथ जोड़ेगा जी, डी क्यू के साथ, ठीक है। चूँकि देख लो यहाँ पे ए क्यू जो है डी क्यू के साथ जोड़ेगा, ठीक है। मतलब कि ए क्यू और ये वाला और ये वाला एक जगह लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ भी अरेंज कर लो, बी एस और सी एस ये दोनों को एक जगह लिख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी और सी डी ये सेम हो जाएगा हमारा, ए बी प्लस सी डी और बराबर ए क्यू और डी क्यू जोड़ो, ए क्यू और डी क्यू, ए क्यू और डी क्यू क्या हो जाएगा, ए डी, ठीक है, बराबर। अच्छा प्लस बी एस और सी एस, बी एस और सी एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी या सी बी, ठीक है। तो बी सी लिख दो यहाँ, ठीक है। ये हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए। अब लिखने के बाद बच्चों एक चीज़ ध्यान देने वाली बात आपको ये है कि ए बी और सी डी हम लोग पहले बराबर कर चुके हैं। देखो समीकरण 1 से, बोलो बराबर किए हैं कि नहीं। तो ए बी को हम सी डी को हम ए बी लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे हम ए बी प्लस ए बी, इधर इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ। AD और BC भी हम लोग बराबर कर चुके हैं, AD जो है और BC के बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, BC की हमें AD लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग AD प्लस AD, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं समीकरण 1 2 से, 1 तथा 2 से, ठीक है। चलिए अब क्या हो गया, यहाँ पे 2AB हो गया, क्या हो गया 2AB और यहाँ पे हो गया 2AD, ठीक है। ये तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, AB प्लस AD, ठीक है। क्या हो गया, AB प्लस AD, मतलब कि बच्चों यहाँ पे AB और AD भी क्या हो गया, बराबर हो गया। AB जो है ये वाला और ये वाला क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे AB और AD बराबर हो गया और AD के बराबर BC है और BC के बराबर आपका CD है, AB के बराबर CD है, मतलब कि आपस में सभी बराबर हो गया, ठीक है, सब बराबर हो गया बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका प्रूव हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः AB बराबर BC और CD बराबर AD, मतलब सब बराबर हो गया आपस में। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव हो कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये चीज़ को, क्या लिख सकते हैं कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज होता है।
सिंपल है। तो आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है। तो यहीं तक आज हम लोग इस वीडियो को करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में हम करवा देंगे। ठीक है, आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आपको अगले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे बच्चों, आपको कोई भी दिक्कत होती है आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम, ठीक है, हमारा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, इंस्टा का, टेलीग्राम का, ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे आप ज़रूर देख लेंगे, विजिट कर लेंगे और आप हमें वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और आपका मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का सबका अलग अलग क्या कर दिए हम, प्लेलिस्ट बना दिए। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं सभी और अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं। चलिए फिर